Good morning, students. Now discuss the head injury. और हेड इंजरीज का मतलब है कि हेड के अंदर सर में एक्सटर्नल या इंटरनल किसी प्रकार की इंजरीज हो जाए, किसी प्रकार की चोट लग जाए या किसी तरह का ट्रॉमा हो जाए। कहाँ पर? ब्रेन और एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन्स। यानी कि इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं हेड इंजरीज की डेफिनेशन। तो हेड इंजरी की डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले आता है, हेड इंजरी इज ए जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब एनी ट्रॉमा टू द हेड एंड मोस्ट स्पेसिफिकली टू द ब्रेन इटसेल्फ। यानी कि हेड इंजरी के अंदर अपन हेड इंजरी को डिस्क्राइब करते हैं जनरली, सामान्य रूप से, कि हेड के अंदर कोई ट्रॉमा हो गया हो, कोई ट्यूमर्स हो गई हो, एंड मोस्ट स्पेशली, मुख्यतः किसमें? ब्रेन इटसेल्फ, यानी ब्रेन खुद के अंदर, ब्रेन खुद के अंदर। नेक्स्ट है, दिस मे और मे नॉट इनसाइड इंजरी टू द ब्रेन। हो सकता है ये ब्रेन के अंदर हो या ब्रेन के अंदर ये इंजरी नहीं हो। हाउ एवर द टर्म्स ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी एंड हेड इंजरी आर ऑफ्टन यूज टू इंटरचेंजेबली इन द मेडिकल लिटरेचर्स। यानी कि ये दो अलग अलग वर्ड है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी एंड हेड इंजरी। ये दोनों को एक ही मानना गलत है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। An often head injury occurs when the cranium is fractured। यानी कि ओपन हैंड इंजरी कहेंगे उसको कि इसको जो क्रेनियम्स है, जो हेड की कवरिंग्स है, वो फ्रैक्चर्स हो जाए, और द मेम्ब्रेन्स दैट सराउंडेड द ब्रेन्स, और ब्रेन के चारों ओर जो मेम्ब्रेन्स है, कौन सी? ड्यूरामीटर्स आर ब्रीच्ड। It consists closed head injury does not cause damage to the durameter or skull। और जो मान लो कि अगर कहें कि क्लोज जो हेड इंजरी होती है, वो जो मान लो कि ये कहें कि डज नॉट causes the damage to the durameter और स्कल्स, यानी कि बोन्स को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अकॉर्डिंग टू द ग्लासगो कॉमा स्केल GCS हेड इंजरी क्लासिफाइड इनटू, माइल्ड होती है इसके अंदर 13 से 15 बीते, लॉस ऑफ कंसिस्ट टू 15 मिनट्स। मॉडरेट के अंदर GCS 9 to 10 विथ लॉस ऑफ कंसिस्टनेस अप टू 6 आवर्स, और सीवियर 3 to 8 विथ लॉस ऑफ ए कंसिस्टनेस ग्रेटर देन 6 आवर्स। हेड इंजरी के कोजेज क्या क्या रह सकते हैं? तो सबसे पहले है, व्हेन ए इंजरी अकर्स लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शंस, यानी इसके कारण ब्रेन है वो जो साधारणतः उनके जो फंक्शंस होते हैं वो नहीं हो पाते। कैन अकर्स इवन विदाउट विजिबल डैमेज टू द हेड, यानी इसमें हो सकता है कि आपको हेड इंजरी दिखाई दे और नहीं दिखाई दे। Force applied to the head may cause the brain to directly injure a second bouncing against the inner wall of the skulls। यानी कि अगर मान लो चोट है वो इंटरनल्स हो, उस समय अपने को दिखाई नहीं देती, और ये है वो कहाँ होती है? इंटरनल्स जो होती है, ये कहाँ पर होती है? इंटरनल्स जो वालो होती है, इनर वालो होती है ऑफ द स्कल्स की, उसके अंदर होता है। द ट्रोमा कैन potentially cause bleedings in the space surrounding the brains, breach brain tissue or damage the nerve connections with the brains। यानी कि इस कारण से क्या होता है? ब्लीडिंग्स हो सकती है, और कनेक्शंस है वो क्या हो सकता है? कट हो सकता है। अब बात करें हेड इंजरी की, कॉमनली हेड इंजरीज क्या होता है इसके अंदर? पेनिट्रेटिंग द ट्रोमा, पेनिट्रेटिंग ट्रोमा हो सकता है, डायरेक्ट बिलो ब्लंट हेड ट्रोमा हो सकता है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, एक्सल्ट फेल ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज ए बिकिंग्स है, सेटिंग्स है, और इसके अलावा स्पोर्ट इंजरी हो सकती है, वॉयलेंस एंड एब्यूज हो सकता है, सेरेब्रल इडिमा हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, स्कल फ्रैक्चर्स हो सकता है, और कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ और
कंजक्शंस हो सकता है। टाइप ऑफ हेड इंजरीज, हेड इंजरीज के टाइप के बारे में बात करें तो एनी टाइम ऑफ स्कल आर इज फ्रैक्चर्स, किसी भी समय किसी का भी फ्रैक्चर्स हो सकता है। द पेशेंट इज सेड टू हैव ए ओपन हेड इंजरी, क्या पेशेंट क्या कहेगा जब उसके ओपन यानी कि खुली दिखाई दे रही हो। इफ द स्कल इज इनेक्टेड द टर्म क्लोज हेड इंजरी इज यूज। दिस टाइप ऑफ हेड इंजरी इंक्लूड द इंजरीज टू द स्काल्प एंड स्कल और ब्रेन्स के अंदर होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन करते हैं कि बात कौन सी, स्काल्प इंजरी किसको कहेंगे, स्काल्प इंजरी किसको कहेंगे। तो हेड इंजरी में बी क्लोज और ओपन, हेड इंजरी है, स्काल्प हेड इंजरी है, वो क्लोज्ड भी हो सकती है और ओपन भी हो सकती है। ए क्लोज हेड इंजरी इज वन इन विच द स्कल इज नॉट ब्रोकन। और अगर मान लो क्लोज हेड इंजरी हुई है उस समय जो स्काल्प है वो क्या होता है, ब्रोकन नहीं होता, स्कल टूटता नहीं है। ए पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी अकर व्हेन ए ऑब्जेक्ट प्राइसेज द स्कल्स एंड ब्रीचेज द ड्यूरामीटर्स, यानी कि कोई अगर मान लो ऑब्जेक्ट्स है वो आर पार हो गया हो तब वो ड्यूरामीटर्स को पार कर सकता है। और ब्रेन इंजरी में कोज द डिफ्यूज अकरिंग ओवर द वाइड एरिया फोकल्स लोकेटेड इन द स्मॉल स्पेसिफिक एरिया के अंदर ऐसा हो सकता है। स्कल इंजरी की बात करें तो स्कल इंजरी के अंदर आता है ए हेड इंजरी में अकर ए माइनर हेड स्कल फ्रैक्चर्स, यानी कि स्कल्स के अंदर माइनर फ्रैक्चर्स आता है हेड के अंदर, तो उसको अपन स्कल इंजरी कहते हैं। विच मे नॉट बी एसोसिएटेड विद इंजरी टू द ब्रेन, इसमें ब्रेन के अंदर कोई इंजरी नहीं होती। सम पेशेंट हैव ए लाइनियर और डिस्प्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर्स, ये स्कल फ्रैक्चर ही होता है। अब लाइनर स्कल फ्रैक्चर्स, लाइनर फ्रैक्चर दूसरा है डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर्स। लाइनिंग से बताता है कि थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर हो, जैसे सिंपली अपन ब्रेकन इन द स्कल्स ऑफ दैट रिलेटिवली स्ट्रेटिंग लाइन्स के ऊपर पूरा है। डिप्रेस्ड का मतलब कॉमन, और ब्लेस्टर स्किल्स है वो क्या होती है, डीप के अंदर होती है। अब बात करते हैं ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरीज के भी टाइप होते हैं। तो ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी इज द रिजल्टिंग एन ए एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स applied to the cranium and the intracranial contacts leading to the temporary and permanent impairment functions, disability और साइकोसोशल माल एडजस्टमेंट। अगर ब्रेन के अंदर इंजरी हो जाती है वो एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स अप्लाइड के कारण हो सकती है या फिर इंटरनल कॉन्स्ट्रक्शन के कारण होती है। लेकिन अगर ये हो जाए तो टेम्परेरीली मतलब थोड़े समय के लिए और परमानेंटली मतलब स्थायी रूप से क्या हो सकता है, इम्पेयरमेंट हो सकता है। किसके अंदर फेस फंक्शनल डिसेबिलिटीज हो सकती है और साइकोसोशल माल एडजस्टमेंट भी हो सकता है। यानी कि कोई भी तरीके से वो दिमाग से काम भी नहीं कर पाता, साथ साथ में समाज में एडजस्ट भी वो व्यक्ति नहीं रह पाता। अब टाइप ऑफ ब्रेन इंजरीज की बात करें कि ब्रेन इंजरीज के कौन कौन से टाइप से होते हैं। तो सबसे पहले है कंसेंस सेरेब्रल कंसेंस इज कंसिडर्ड ए माइल्ड ब्रेन इंजरी एंड टेम्परेरी लॉस ऑफ द न्यूरोलॉजिक फंक्शन विथ ए नो अपेरेंट स्ट्रक्चर डैमेज। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि माइल्ड इंजरीज होती है ब्रेन के अंदर और इसके अंदर स्ट्रक्चरल कोई डैमेज नहीं होता और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन लॉस होते हैं वो थोड़े समय के लिए टेम्परेरली होते हैं। कंसेस ए एसोसिएटेड विद द स्कल्स इफ हेयर इज लॉस ऑफ कंसेस इट इज फॉर 5 मिनट्स और लेस, यानी कि लगभग 5 मिनट तक या इससे भी कम समय तक ऐसा रहता है। कंसिजेंस इज ए करेक्टराइज्ड बाय हेडेक, डिजीनेस, नोजिया और वोमिटिंग्स। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग्स हो सकती है, ये सारे कुछ होने के चांसेज रहते हैं। द पेशेंट में कंप्लेन ऑफ द एनीमिया ऑफ इवेंट्स बिफोर द आफ्टर ट्रॉमा। One clinical examination is no skull or dura injury, no abnormality details of a CT scan और MRI। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति के चाहे CT स्कैन करवा लो और चाहे MRI करवा लो, किसी तरह की ना तो कोई डूरामीटर इंजरी आती है और ना ही कोई स्कल चेंजेज होता है। अब कंट्यूशंस के अंदर है ब्रेन कंसिस्ट आर
ब्रियस ऑफ ए ब्रेन टिश्यूज दैट अकर रिजल्ट फॉर ब्रेन ट्रोमा, इसकी वजह से ब्रेन ट्रोमा हो सकता है। और ये है वो क्या होता है, इसमें हेमरेज भी होने लग जाता है। थर्ड है वो है डिफ्यूज एक्जोनल इंजरीज, और डिफ्यूज एक्जोनल इंजरीज के अंदर आता है कि डिफ्यूज एक्जोनल इंजरी इज कैरेक्टराइज बाय एक्सटेंसिव जनरलाइज्ड डैमेज टू द वाइट मीटर्स ऑफ द ब्रेन्स, जो पायामीटर्स और ग्रे मीटर्स और वाइट मीटर्स होता है उसमें से वाइट मीटर तक ये है वो इंजरीज चली जाती है। एक्जोन आर स्टेज टू डैमेज विथ ए पार्ट्स ऑफ द ब्रेन्स डिफरेंटिंग द डेंसिटी ऑफ द ओवर अनोदर्स, यानी कि ये है वो मॉडरेट टाइप का, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तीनों प्रकार के अंदर डिवाइडेज किया जा सकता है। इसके अंदर है वो स्वेलिंग्स हो सकती है और डिसकनेक्शंस हो सकता है अदर जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं उसकी वजह से। और इसके अंदर क्या रहता है, एज विथ अदर क्लोज्ड हेड इंजरी है, डिफ्यूजन्स है, एक्जोनल इंजरी है, में कोज ब्रेन स्वेलिंग एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर्स बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज का मतलब है क्रेनियल पार्ट्स के अंदर की और जो ब्लीडिंग्स होती है उसको कहते हैं अपन इंट्राक्रेनियल हेमरेज। अब बात करेंगे अपन सीधे सीधे यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन द डिग्री एंड लोकेशन ऑफ ब्रेन इंजरी एंड सब्सिक्वेंट सेरेब्रल एडिमा, यानी कि ये उस पर डिपेंड करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की लोकेशन क्या है, कि कौन सी डिग्री का जो ब्रेन इंजरी हुई है या हेड इंजरी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ में जो सेरेब्रल एडिमा होता है उनके साथ भी इनका रहता है। सम पेशेंट हेड ट्रोमा स्टेबलाइज, अदर पेशेंट डिटेरिएटेड होते हैं। ए पेशेंट प्रेजेंट विद और विदाउट न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंट, यानी कि उसमें न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब बात करते हैं अपन कॉमन सिम्टम्स ऑफ द हेड इंजरी। हेड इंजरी के कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से रहते हैं, तो हेड इंजरी के कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। पहला है डिस्टर्बेंस इन द कॉन्शियस कन्फ्यूजन टू कोमा, यानी कि डिस्टर्बेंस आ सकता है कॉन्शियस लेवल में, वो कॉन्शियस हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, सब कॉन्शियस हो सकता है, यहाँ तक कि वो यूफोरिया कंडीशन में जा सकता है या फिर वो कोमा की स्थिति तक जा सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और इंक्रीज जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर्स होता है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। हेडेक है, वर्टिगो है, डिसओरिएंटेशन है, मतलब किसी को पहचानता नहीं है, एजिटेशंस है, रेस्टलेसनेस है, डिजीनेस है, या फिर नोजिया है, वोमिटिंग्स है, प्यूपिलरी अबनॉर्मलिटीज़ है, रेस्पिरेटरी रेगुलेटरीज है, चेंजेज इन वाइटल साइंस है जैसे टेकिकार्डिया है, टेकिपीनिया है, अल्टर्ड और एब्सेंट द कप्स एंड गेग रिफ्लेक्स है, सेंसरी विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट भी आ सकता है। पर्सनैलिटी चेंजेज हो सकते हैं, इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शंस, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेशंस हो सकता है, इंक्रीज्ड मूड स्विंग्स हो सकता है, लिथार्जी हो सकता है, अग्रेशंस हो सकता है, अल्टर्ड स्लीप हैबिट्स हो सकता है। अगर बात करें इसके डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की, तो डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन में क्या क्या आता है, तो डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन में है जैसे हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, स्कल का एक्सरे करवा सकते हैं, पॉजिट्रॉन इमर्सन टोमोग्राफी जो एक स्टडी होती है वो करवाई जा सकती है, एंजियोग्राफी की जा सकती है, न्यूरोसाइकोसोशियल टेस्ट किए जा सकते हैं। अब हेड इंजरी मैनेजमेंट के फर्स्ट है सेल्फ केयर मैनेजमेंट। सेल्फ केयर मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है, स्वयं केयर किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके अंदर है कि इमरजेंसी मेडिकल personnel should immediately treat any serious or potential सीरियस हेड इंजरी, यानी वैसे तो जो मान लो कि नर्सिंग स्टाफ्स या फिर जो मेडिकल स्टाफ होता है, इमरजेंसी स्टाफ्स होता है, वो पोटेंशियली इसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, इमीडिएटली तुरंत ट्रीट करते हैं। माइनर हेड इंजरी में बी केयर एट होम्स, अगर लेकिन थोड़ी बहुत इंजरीज होती है तो उसकी केयर घर पर की जा सकती है। इफ हैव एनी वेरिएशन सिम्टम सच एज, यानी कुछ बदलाव आते हैं जैसे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस,
बेहोशी की हालात में आ गया हो, वॉमिटिंग हो रही हो, उल्टी हो रही हो, या वीकनेस हो, विजुअल चेंजेज हो, दिखाई देने में कुछ फ़र्क आ गया हो, कन्फ्यूजन्स हो किसी तरह की, सीवियर हेडेक हो, यू शुड सी इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट। और उस समय व्यक्ति को तुरंत है वो हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है, उनको तुरंत है वो हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत है और उनको हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचाना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट है ब्लीडिंग अंडर द स्काल्प। जब ब्लीडिंग है वो स्काल्प के अंदर हो रही है बट आउटसाइड द स्काल्प क्रिएट्स ए गोज एग्स और लार्ज ब्लीड्स एट द साइड ऑफ द हेड इंजरी, यानी उस समय फूल कर बाहर आ जाता है, कुछ दिखाई देने लग जाता है। दे कॉमन एंड विल गो देयर ओवन विथ टाइम्स, और वो हो सकता है थोड़े समय के बाद या उसी समय हो जाए। यूजिंग द आइस इमीडिएटली, उस समय आइस तुरंत उपयोग में लेते हैं। आफ्टर ट्रोमा में भी डिक्रीज दियर साइज, और जैसे जैसे ट्रोमा की साइज डिक्रीज होती है इसका मतलब अपन वो ठीक कर सकते हैं। डू नॉट अप्लाई आइस डायरेक्टली टू द स्किन, स्किन के ऊपर सीधे आइस को आपको टच नहीं करना है। आइस शुड बी अप्लाइड फॉर 20 to 30 मिनट्स एट ए टाइम, एक बार में कम से कम अपन कितनी 20 से 30 मिनट तक आइस पैक के अंदर या फिर आइस बैग में ही इसको उपयोग में लेते हैं। कैन बी रिपीटेड एवरी 2 to 4 आवर्स एज नीडेड, और इसको 2 से 4 घंटे के अंदर दोहराते रहते हैं। देयर इज ए लिटिल बेनिफिट आफ्टर 24 आवर्स, और क्या है कि इसके अंदर 24 घंटे में कुछ बदलाव आ जाता है। यूज ए लाइट वॉश क्लॉथ एज ए बैरियर एंड वार्प द आई इन द पेशेंट। पेशेंट कैन आल्सो यूज बेग फ्रोजन वेजिटेबल वार्पेड इन द क्लोथ्स, दिस कन्फर्म नाइसली टू द शेप ऑफ द हेड, जिससे हेड है वो शेप रहता है। इसके अलावा मेक द आइस पैक बाई एडिंग दैट 1/3 कप ऑफ यानी 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल उसके अंदर डाल दिया जाता है, और बाकी है वो आइस इसके अंदर भरी जाएगी। ये तो नॉर्मली अपन घर पे करने वाले इलाज थे। अब आप बात करेंगे यहाँ मेडिकल मैनेजमेंट की, तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या रहता है वो चीज़ देखते हैं। तो ट्रीटमेंट वेरियस वाइडली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सीवियरिटी ऑफ इंजरी, यानी ट्रीटमेंट है वो मुख्यतः सीवियरिटी के आधार पर अपन करते हैं। माइनर हेड इंजरी आर ऑफ्टन ट्रीटेड बाय होम, थोड़ी बहुत इंजरी है तो होम पर ठीक कर सकते हैं, घर पे ठीक कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज सेम अवेलेबल टू वॉच द पर्सन्स, और पर्सन को देखभाल के तौर पर छोड़ देते हैं। मेडिकेशन कॉमनली यूज इन द एक्यूट सेटिंग्स, यानी कि थोड़े समय के लिए कौन कौन सी जो मेडिकेशन है वो दी जा सकती है। सेटिंग टू कंट्रोल द एलर्जी, सीजर्स, रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट abnormalities. Brain injury patient may be partially or completely depend on the maintenance of the respirations, nutrition, elimination, movement and skills. Management of increased intracranial pressure. इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है तो उसके लिए अपन क्या क्या करेंगे। मेंटेनिंग द एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन देंगे, हाइपर वेंटिलेशन पर रखेंगे। एडमिनिस्ट्रिंग द मैनिट्रोल उनको देंगे, ये ऑस्मेटिक डायबिटिक्स का काम करता है। डिजिनेट ऑफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड्स, ड्रेनेज ऑफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड्स है उसको बाहर निकालेंगे। एलिवेशन ऑफ द हेड ऑफ द बेड्स, बेड पर हेड को थोड़ा उठा के रखेंगे और कंप्लीट बेड रेस्ट, और उसको बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे एडमिनिस्टर द डोज बारबिचुरेट थेरेपीज, जो क्या करेगी दर्द को कम करेगी। डोपामिन टू मेंटेन द सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर अबोव द 50 mm ऑफ एचजी से ऊपर रखेगा। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स है, डेक्सामेथासोन्स है टू रिड्यूस द सेरेब्रल एडिमा को कम करते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक थेरेपीज देते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपीज, और इसके अलावा एंटी इपिलेप्टिक थेरेपी देते हैं जिससे सीजर्स वगैरह आने के चांसेस कम हो जाए, सीजर्स कम हो जाए। इसके अलावा सपोर्टिव मेजर्स के अंदर वेंटिलेटर्स है वो सपोर्टिव मेजर्स में काम में आएगा। अब इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इवाकुलेशन ऑफ ए ब्लड क्लॉट्स और डेब्रिकेशंस ऑफ फूड ब्लड क्लॉट्स और डेब्रिकेशन पेनिट्रेटिंग, इवालुएट द डिप्रेशन फ्रैक्चर्स ऑफ द स्केल्स, और इसके अलावा कॉम्प्रेसिव
क्रेनियोस्टोमी की जा सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे और नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर आपको जो डायग्नोसिस दे रखे हैं उसके बाद में उसका क्या दे रखा है। अपन नर्सिंग डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस होंगे। तो उनके अंदर है, नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर है इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न्स रिलेटेड टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर और ब्रेन स्टेम इंजरी के कारण ऐसा हो रहा है। फर्स्ट डायग्नोसिस है। सेकंड डायग्नोसिस होगा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस वेंटिलेशन रिलेटेड टू हाइपोक्सिया की कंडीशन के कारण। नेक्स्ट होगा इम्पेयरमेंट गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू अल्टर्ड द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज है वो इम्पोर्ट्स हो गया है। नेक्स्ट है अल्टर्ड द सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू द इंक्रीज द क्रेनियल इंट्राक्रेनियल प्रेशर के कारण। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू डिस्टर्बेंस ऑफ ए कॉन्शियस एंड हार्मोनल डिसफंक्शन के कारण होता है। इम्पेयर्ड द न्यूट्रिशनल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द मेटाबॉलिक चेंजेज फ्लूइड रेस्ट्रिक्शंस। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू द डिसओरिएंटेशन है, रेस्टलेसनेस है एंड ब्रेन डैमेज है। पोटेंशियल और इम्पेयर्ड द स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू बेड रेस्ट हेमिस्फेरेसिस और इमोबिलिटी। इसके अलावा नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो जिस तरह से नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए गए उसी तरह से इसका नर्सिंग इंटरवेंशन होगा। बाकी अलग अलग दे रखे हैं इसके अंदर कि चारों की जो मान लो कि अलग अलग है। इसमें क्या है कि आपके टोटल है वो काफ़ी डिजीज़ को मैंने डिस्क्राइबली डिटेल्स में लिया था, लेकिन यहाँ मैं पूरी डिटेल्स में नहीं ले सकता क्योंकि क्लास का टाइम पीरियड्स होता है वो निश्चित होता है। उसके हिसाब से ये क्लास है वो एक नॉर्मल लेवल्स में तैयार हो चुकी है, तो उसके हिसाब से ये आपके लिए काफ़ी रहेगी। और बाकी अगर डिटेल्स में पढ़ना चाहोगे तो मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप पॉज कर करके लिख सकते हो। सर्वाइकल इंजरी है, ये थोरेसिक चेस्ट लेवल इंजरीज है, ये लंबर स्काल्प इंजरी है, पैटर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स है, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम्स है, ब्राउन एक्वायर्ड सिंड्रोम्स है, डायग्नोस्टिक फंक्शंस है, अब इमरजेंसी मैनेजमेंट। यहाँ से आप अगर इसको लिखना चाहो तो एक बार पॉज करके यहाँ से लिख सकते हो आप। थैंक यू।